नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और 5 राज्यों के चुनाव अब तो तमाम एंगल से उसका विश्लेषण तो हो ही चुका है। सबके अपने अपने भगवान है। कोई बता रहा है कि भैया बीजेपी की बम्पर लहर है, कोई कह गया ममता बनर्जी को हराया गया है, कोई कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व है, कोई कह रहा है राहुल गांधी देखो कितने महान हो गए। सबके अपने अपने भगवान है और उसके हिसाब से वो एजेंडा फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में तो एक और नई तरह की लहर छिड़ गई है कि वो कह रहे नहीं मेरा नेता पाक साफ है, बाकियों का मैं कह नहीं सकता। अच्छा, एक बड़ी लॉबी ये भी अभियान चलाने लगी है कि गौरव गोगोई कब लोकसभा में उपनेता के पद से इस्तीफा देंगे ताकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साहिबजादे। बाकी तो तमाम चीजें लोग समझ ही गए हैं, लेकिन आज हम चर्चा इस बात पे करने आए हैं कि ममता बनर्जी की हार ने क्या विपक्षी गठबंधन में इतनी बड़ी बौखलाहट पैदा कर दी है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया विपक्षी इंडिया गठबंधन में नंबर 2 की पार्टी अखिलेश यादव ने डील ही कैंसिल कर दी है, डील ही रद्द कर दी है। और अब समाजवादी पार्टी के अंदर से कुछ अलग तरह के सुर निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन टिकेगा? क्या यूपी में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का गठबंधन टिकेगा? अब राहुल गांधी के पास कौन सा फॉर्मूला है इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने का? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कैसे लड़ेंगे भाजपा से, क्योंकि अगली बारी अब उनकी है? और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी में भी तूफान से पहले की शांति दिखाई दे रही है। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। तुलसीकृत रामायण में एक चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मत पहले हर ले। अखिलेश यादव किसी के पास जाएं, अखिलेश यादव की निजी राय है। वो किसके साथ चुनाव लड़ेंगे ये उनकी अपनी सोच है। वो किसको अपना चुनावी मैनेजमेंट का काम सौंपेंगे ये भी उनकी अपनी राय है। हम लोगों का काम है कि उन्हें सच्चाई से अवगत कराना। ममता बनर्जी भाजपा क्या करती है? भाजपा एक वो विशाल का अजगर है अभी, जिस तरीके का अजगर कभी कांग्रेस हुआ करती थी। जो पार्टी उसके नजदीक से गुजर जाए और फिर वो अकेली सत्ता बना ले, चाहे गठबंधन में बना ले, वो उसे खाके ही मानता है। और इसको हम शुरुआत से अगर बता दें तो अकाली दल शुरुआती पार्टी थी, ममता बनर्जी उसके बाद आई, उसी समय नीतीश कुमार आए, उसी समय शिवसेना आई, और उसी समय हरियाणा में भी उसके बाद फिर उनका गठबंधन शुरू हुआ। इस गठबंधन की राजनीति में सारी गांठें और बंधन तोड़ ताड़ के सभी पार्टियां स्वाहा कर दी। अब बचे हैं अखिलेश यादव, भी एक पराजित योद्धा हैं, लेकिन लोकसभा में जीत गए हैं तो लोग उन्हें जिताऊ योद्धा मान के चल रहे हैं। अच्छा, चुनाव में किस करवट उठ बैठेगा किसी को पता नहीं है। अमित शाह इस समय एक ऐसे योद्धा के रूप में निकले हैं, जब से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, बंगाल, और फिर अब उनके समर्थक पत्रकार तो ये लिख रहे हैं बंग भंग और केरल। अब केरल का नंबर है। जिन पत्रकारों को पहले से पता हो उस पार्टी की रणनीति क्या होगी ये तो समझना पड़ेगा अखिलेश यादव को। भाई, कई लोगों की यह संतोष जी चर्चा है कि आईपैक के जब निदेशक ईडी ने उठा लिए तो जो वहां ग्रुप्स वाला जो पैटर्न चलता है बंगाल का, वो ग्रुप्स की लिस्ट मिल गई अमित शाह को, और वो लिस्ट में बताया जा रहा है कि जहां ममता बनर्जी ने अमुक राशि दी, उन्होंने उसकी तिगुनी राशि दे दी और कहा भैया तू बोलना मत, तू अपना मुंह बंद रखना, तुझे पैसे इस बात के नहीं है कि तू वोट डलवा देना, तू कुछ बोलना मत। अब संतोष जी का दबदबा है और संतोष जी से हम ये कहें संतोष जी आज की खबर में आप नहीं बोलोगे तो दर्शक तो समझ जाएंगे कोई ना कोई तो राज है। संतोष जी ऐसे ही थोड़े ही खामोश हुए हैं। अब संतोष जी क्यों खामोश हुए संतोष जी समझ रहे होंगे। चुनाव गुजर गया है, वो कह रही हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि कल ही मैं आ रहा हूं, लेकिन मुझे आज बुलाया है। लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो कंपनी ममता बनर्जी का चुनावी प्रबंधन संभाले हुए थी, वो कंपनी अखिलेश यादव ने भी हायर की थी। अब वो कंपनी ने उन्हीं का बेड़ा गर्क कर दिया, तो अखिलेश यादव ने आज उससे अपना संबंध तोड़ दिया है। और इस संबंध तोड़ने की खबर पर हम संतोष जी से समझने का प्रयास करेंगे
क्या वजह रही, क्यों टूटा, और इसके आने वाले उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव पर क्या असर पड़ेंगे संतोष जी? देखिए शिव जी, दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट तौर पर, थोड़ा सा मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बता देता हूं। पिछली बार जो अंतर था 10% का था। 215 सीट ममता बनर्जी, 77 सीट भारतीय जनता पार्टी, दोनों में डिफरेंस कितना था। इस बार जो अंतर है, भारतीय जनता पार्टी 40% और टीएमसी जो है वो 41% के आसपास है, यानी वोट में सिर्फ 5% का फर्क है। और सीटों का अंतर तो हमें और आपको पता ही है। इस 5% वोट के अंतर ने सीटों का इतना ज्यादा हेरफेर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी 207 पे है और ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 80 पे है। सबसे पहले मैं दर्शकों को बता देता हूं, ये दोनों तरफ के दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। कहीं भी अगर आप वोटों में कुछ भी बड़ा हेरफेर करते हैं, मैंने महाराष्ट्र के चुनाव के समय भी कहा था कि कई मोर्चों पर काम करके आप 4-5% का वोट बैंक ऊपर नीचे कर सकते हैं। और पश्चिम बंगाल का गणित ऐसा था कि उसी 5% के वोट ने पूरा का पूरा खेला कर दिया, क्योंकि ममता बनर्जी जो थी वो 48 से 41 पर आकर टिक गई, यानी लगभग 7% के वोट बैंक का नुकसान। और भारतीय जनता पार्टी 38 से 46 पर लगभग 8% वोट बैंक का फायदा। अब आप जोड़ते रहिए कि भैया इसमें जो रिपोर्ट आ रही है कि क्या किया गया, कैसे किया गया, कितने वोटर हटाए गए। और भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस से 32 लाख ज्यादा वोट मिले हैं। 128 सीट 30,000 से कम मार्जिन से जीती है। और वो जो 90 लाख वाला जो आंकड़ा था वो निकलकर सामने आ गया कि भैया ये 128 सीटें जो 30,000 से कम के मार्जिन से जीती है, क्या अब उसमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि वोटों की संख्या जीत के अंतर से अगर ज्यादा होगी तो हम दखल देंगे। तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लेकिन अब हम इस पे आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता है, बंगाल से आते हैं, नंदा साहब है। और वो मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता रहे हैं। उनके हवाले से कहा गया कि अखिलेश यादव इस बार चुनाव प्रचार बंगाल में करने इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि ममता बनर्जी हार गई। तो क्या ये ममता बनर्जी को अखिलेश यादव ने नहीं बताया था? क्या अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने की कोशिश नहीं की थी? क्या अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की हेल्प करने की कोशिश नहीं की थी? क्या अखिलेश यादव को यह पता नहीं था कि ममता बनर्जी की हार पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देगी? और अब ममता बनर्जी का दावा कि अखिलेश यादव जाना चाहते थे, खबर आ रही है कि पता नहीं अखिलेश यादव जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी की सिफारिश पर अखिलेश यादव ने जिन आईपैक की टीम को काम दिया था, आईपैक की इस टीम ने बताया जा रहा है कि मार्च के महीने में लखनऊ में अखिलेश यादव के सामने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले आईपैक के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जिस तरह से वहां पे चीजें निकली, आईपैक पर ईडी का छापा, वहां फाइल लेने के लिए ममता बनर्जी का खुद पहुंचना, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चले जाना, कई सारी बातें, कई सारे किस्से कहानी निकलकर उसमें सामने आ रहे हैं। और फाइनली अब यह बताया जा रहा है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि अखिलेश यादव ने चुनाव प्रबंधन का काम देखने वाली आईपैक कंपनी, जिसकी स्थापना प्रशांत किशोर ने की थी, हालांकि तकनीकी रूप से प्रशांत किशोर इससे अलग हो चुके हैं, उस आईपैक कंपनी के साथ अपनी जो डील थी वो रद्द कर दी। अब ये बंगाल के चुनाव का असर है, या अखिलेश यादव को लग रहा है कि आईपैक पर अब बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि मामला उनके खिलाफ चल रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जो खबर कहीं निकलकर सामने नहीं आई है, मेरे सूत्र ये बता रहे हैं शिवजी की आईपैक की जो 35-40 लोगों की टीम यूपी में काम कर रही, लखनऊ में काम कर रही थी, उसी में से 4-5 लोग मिलकर एक नई कंपनी बनाने जा रहे हैं। और अखिलेश यादव उस नई कंपनी से उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का काम करवाएंगे। अब इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा हो सकता है कि अभी ना हो, फरवरी में चुनाव होना है, हो सकता है इसकी आधिकारिक घोषणा नवंबर दिसंबर में जाके की जाए, या हो सकता है इसकी आधिकारिक घोषणा आने वाले 10-12 दिनों में कर दिया जाए। लेकिन अब ये पर्दे के पीछे से, चूंकि आईपैक एक बड़ी संस्था थी, वो सब कुछ कंट्रोल करके चलती है, अब जो ये 3-4 लोग मिलकर कंपनी बनाएंगे, ये कंपनी पर्दे के पीछे से रहकर काम करेगी। लेकिन अखिलेश यादव का ये फैसला निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के लिए थोड़ा सा चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन क्या करें, अखिलेश यादव को अब डर लग गया है कि इस माहौल में, इस अंदाज से, इस तरीके से जीत पाना अब बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसलिए अखिलेश यादव ने आईपैक से पल्ला छुड़ाने का, पिंड छुड़ाने का फैसला कर दिया है।
अब आईपैक से पिंड छुटाने का बात तो ठीक है, ईडी ने गिरफ्तार कर लिए हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी सुनने में आ रहा है कि अमित शाह बड़ी सर्जरी करने वाले हैं, कई मंत्री हटेंगे, कई वो हटेंगे। तो अखिलेश यादव विचार तो करेंगे ही, और अखिलेश यादव के लिए भी ये चुनाव करो मरो है। ममता के लिए चुनाव करो मरो नहीं था, ममता के लिए ये 15 साल की एंटी इनकमेंसी भी थी। लेकिन इस सवाल पर मैं ये पूछना चाहता हूं, तो बिहार में क्यों नहीं थी एंटी इनकमेंसी? ये काम गुजरात में क्यों नहीं होता? ये मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? तो सब जगह अपनी अपनी राय है, अपना अपना आकलन है। जैसा जिसकी समझ में आ रहा है वो वैसा विश्लेषण कर रहा है। जिस खेमे से आता है उसे उस खेमे की कमी, और जिस खेमे में जाना चाहता है उस खेमे की अच्छाई। लेकिन संतोष जी, हम तो अपनी बेबाक टिप्पणी रखते हैं कि चुनाव संवैधानिक भावना से नहीं हो रहा है, ये मैं समझ रहा हूं। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो चुनाव आयोग को अपनी सफाई में बताना पड़ेगा कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम ठीक है, और उसके सबूत प्रस्तुत करना पड़ेंगे ताकि चुनाव आयोग जैसी संस्था पर सवाल खड़े न हो। ये कौन तय करेगा? ये चुनाव आयोग तय करेगा। और इस तय करने के पीछे कई मंशाएं सामने आएंगी। चुनाव आयोग को यह तय करना पड़ेगा कि हम पर बार बार सवाल उठते हैं, हम पर बार बार सवाल खड़े होते हैं, हर चुनाव के बाद खड़े होते हैं। तो आखिर हमारे प्रति अगर देश का 145 करोड़ आवाम में से अगर 50 करोड़ लोग भी अविश्वास जाहिर करते हैं, भले ही उनकी संख्या 1/3 है, तो कोई तो अविश्वास करता है। उन लोगों को विश्वास में कैसे लिया जाए? ये चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी समस्या है, और इस पर अभी भी ज्ञानेश कुमार या जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे वो विचार नहीं कर रहे। आखिर बार बार चुनाव आयोग पर सवाल क्यों? पहला। दूसरा यह है कि अखिलेश यादव अब चुनाव लड़ेंगे, चुनाव फिर बंसल जी होंगे सामने, भूपेंद्र यादव होंगे, फिर वही टीम होगी। कैसे करेंगे सामना? ये तो सब उल्टे भी चलते हैं, सीधे भी चलते हैं। ये तो कह देंगे कि अखिलेश का यादव तो परिवारवादी है, आप उस परिवारवादी का ही जवाब नहीं दे पाओगे। पिछले मैं काफी समय से देख रहा हूं कि अखिलेश भी अपना सिंगल हैंड दफ्तर चला रहे हैं। भैया कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी दिन कर दे, कोई बात कहीं कर दे, और आप जमीन पर उतरना पड़ेगा। अब इस कंपनी बदलने से क्या चुनाव जीत पाओगे? ये वही कंपनी है जो कभी बीजेपी को सत्ता में लाई थी, ये वही कंपनी है कभी नीतीश कुमार को सत्ता में लाई थी, ये वही कंपनी है कभी राहुल गांधी खटिया खड़ी कर गई। कंपनी तो वही है। संतोष जी, कुल मिला के जो बात है कि जब तक चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं होगा, और चुनाव आयोग पर विपक्ष अब बोलने को राजी नहीं है। न महाराष्ट्र में कोई बोला, राहुल गांधी कुछ तथ्य और सबूत लाए तो यही सब लोग, मैं ममता बनर्जी के सबने मजाक बनाई कि नहीं बनाई? ऐसे में जब मजाक बन रही है तो राहुल गांधी चुप हो गए, अब जीत लो। अब क्यों चिल्ला रही हो 100 सीटें बेईमानी से जीत ली? अखिलेश यादव बराबर ये कहते रहे कि मुझे चाहे कितनी भी सीटें मिल जाए, मैं ईवीएम का विरोध करता हूं, करता रहूंगा। और राहुल गांधी को अगर ईवीएम से इतनी नफरत है तो फिर केरल में जो लोग जीते उनका इस्तीफा कराएं और चुनाव आयोग को लिख के दें कि मुझे ये जनादेश मंजूर नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, तभी मैं जनादेश स्वीकार करूंगा, और मेरी सरकार बनी है, मैं इस्तीफा विधिवत रिवर्सल के लिए लिख रहा हूं चुनाव आयोग। देखो चुनाव आयोग फंसता है कि नहीं फंसता है, उसे कराना पड़ जाएगा बैलेट पेपर से। लेकिन ये कोई करेगा नहीं, क्योंकि जैसे तैसे तो एक राज्य में सत्ता आई है, वो भी गंवाने के चक्कर में हो। तो कई सवाल हैं संतोष जी, और अखिलेश जी के सामने ये चुनाव उनकी आर पार की लड़ाई है। ये चुनाव अगर वो योगी आदित्यनाथ को या भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए, फिर अगला चुनाव लड़ने के लिए ना कार्यकर्ता बचेगा, ना उनकी विसात बचेगी, जैसे बसपा की तरह। संतोष जी, नहीं, आप 2-3 चीजें समझिए। सबसे पहले केरल का जिक्र करता हूं। मैं बार बार इस तथ्य को कह रहा हूं कि 4-5% वोट इधर से उधर किए जा सकते हैं। उसमें कई सारे कारण होते हैं। मीडिया का इस्तेमाल होता है, प्रशासन का इस्तेमाल होता है, चुनाव आयोग की मशीनरी का इस्तेमाल होता है, मतदान कर्मी का इस्तेमाल होता है, अधिकारी जो होते हैं वो माहौल बनाता है। ये कोई कारण नहीं था कि पूरा का पूरा मीडिया ये दिखा रहा था कि बीजेपी जीत रही, बीजेपी जीत रही। पश्चिम बंगाल में ये खेला करने की हालत में बीजेपी कब आई? जब उसका वोट परसेंट 35-30-35% से आगे बढ़ गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 1-to-1 मुकाबला है।
यानी जो 45% 46% क्रॉस कर जाएगा वो सरकार बनाएगा। लेकिन कई राज्यों में 30 या 35% पे ही सरकार बन जाती है, जहां तीन मेन राजनीतिक दल होते हैं या 4 मेन राजनीतिक दल होते हैं या गठबंधन की राजनीति होती है, इस तरह की बात। केरल में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि केरल में भारतीय जनता पार्टी अभी 30 35 40% तक पहुंची नहीं है। जिस दिन वो 30 35% तक पहुंच जाएगी, उसके बाद लेफ्ट फ्रंट का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, ये हमें और आपको महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से और हरियाणा से इसको देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि क्या। अब उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, दलितों की बड़ी पार्टी। काशीराम जी ने साइकिल पर पूरे उत्तर प्रदेश की यात्रा करके उस पार्टी को खड़ा किया था। 1 रुपया चंदा मांगते थे वो लोगों से। और क्या कहना था काशीराम जी का कि अगर कोई गरीब आदमी जिसके खाने के लाले हैं, अगर वो 1 रुपया हमारी पार्टी को चंदा दे देगा तो जिंदगी भर वो हमारी पार्टी को वोट करे। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी मायावती ने, ब्राह्मणों और दलितों को जोड़कर, मुसलमान उनके साथ चले गए थे। आज वो 9 9.5% पर आकर टिक गई है। उसके बाद जो बचता है 90% वोट बचते हैं। उस 90% वोट में अब सीधा मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन है। अखिलेश यादव ने कुछ अच्छी चीजें की थी लोकसभा चुनाव के समय, तृणमूल कांग्रेस को सीट देना, बाकी राजनीतिक दलों को एडजस्ट करना। शायद टीएमसी ये नहीं कर पाई। अगर वो चाहती तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को 2 4 सीटें दे सकती थी, हेमंत सोरेन की पार्टी को दे सकती थी, अखिलेश यादव को भी दे सकती थी। ये कुल मिलाकर सिर्फ कांग्रेस हो सकता है कि 20 22 मांगते, बाकी जो छोटे दल है वो 5 7 में निपट जाते, तो शायद स्थितियां दूसरी होती। वो ममता बनर्जी ने नहीं की, उनकी गलती थी। लेकिन अब अखिलेश यादव इस ट्रैप को कितना समझ पाते हैं उसको देखिए। असम में क्या किया, जो विधानसभाएं, मतलब 2 विधानसभा, ये उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि दोनों मुस्लिम बहुल थी, दोनों में से मुस्लिम वाले इलाके को काट के एक मुस्लिम विधानसभा बना दी। और अब असम के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि भैया जितनी मुस्लिम सीटें थी उतनी ही कांग्रेस पार्टी जीती और मुस्लिम विधायक ही जिता के लाए। ये तमाम राजनीतिक दल इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धीरे 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 इनको सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बनाने पर तुली हुई है। और जिन मुसलमानों के 20 25 30 35% वोट बैंक के आधार पर ये जीतते रहते थे, जैसे पश्चिम बंगाल में मैं सुन रहा था कि टीएमसी की एक नेता कही थी अगर ये तो मुसलमान यहाँ पे ज्यादा है, 50 55% है, लेकिन फिर भी हम नहीं जीत पा रहे हैं क्योंकि आपने बहुसंख्यक आबादी को लामबंद कर दिया है। हेमंता बिस्व शर्मा का कहना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना, ये बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी मुसलमानों की पार्टी बन गई और पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने एकजुट होकर इस पर मुहर लगा दी। बाकी इसमें चुनाव आयोग का मैं फिर कह रहा हूं 4 5% का मामला है। असम में भी वही किया गया। अब उत्तर प्रदेश में देख लिए क्या होगा। नहीं, असम में तो एक और फैक्टर हो गया कि पवन खेड़ा ने पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया और फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए पूरी पार्टी को ही दांव पर लगा दिया और पूरी पार्टी पवन खेड़ा को बचाने में जुट गई। असम भूल गई। ना तो असम के लोगों को पता था कि ये क्या बयान देंगे, ना केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास में लिया गया और पवन खेड़ा ने एक विस्फोट कर दिया। अब उनसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा ये विस्फोट किसकी वजह से किया, तो हमें लग रहा है इस बार फिर जो राज्यसभा की टिकटें आएंगी उनमें फिर तपस्या की कमी रह जाएगी। नहीं, शायद तपस्या की कमी रह जाएगी या शायद नई टीम में हो सकता है उनको पद भी न मिले। मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं, क्योंकि कहीं से कागज आया और आप कागज लेके कूद पड़े। आपने जाने में किया, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और सिंपल तौर पर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी क्या नैरेटिव सेट करेगी? समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की पार्टी बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएगी और जो बहुसंख्यक आबादी है, और दुर्भाग्य से बजरंगबली की जय तो उन्होंने बोला कल अखिलेश यादव ने, और मैं जानता हूं कि उनके घर में बजरंगबली की बहुत पूजा होती है मुलायम सिंह जी यादव के जमाने से। लेकिन मुलायम सिंह यादव को कभी उसका सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करना पड़ा क्योंकि उस समय उनकी लड़ाई अटल बिहारी वाजपेयी से थी, जो इस तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण नहीं करते थे, आडवाणी भी नहीं करते थे। भले ही मुल्ला मुलायम कह दिया, लेकिन एक लिमिट से आगे वो नहीं बढ़ते थे तमाम लोग। अब जो है उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, जो समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों की पार्टी साबित करने की कोशिश करेगी। और ऐसी हालत में जब 80-20 की लड़ाई होगी, उस 80-20 को मैं मान लेता हूं 78 और 22 की लड़ाई होगी, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से हराएगा। अखिलेश यादव बचेंगे कैसे? जातियों का गुलदस्ता वो नहीं बना पा रहे हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहता हूं, वो जातियों का गुलदस्ता नहीं बना पा रहे हैं। वो उनके करीबी लोग जो है उनको यादव नेता बनाने पर तुले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको मुसलमानों का नेता ही साबित करने पर तुली हुई है। और विधानसभा चुनाव तक गोदी मीडिया भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाए। अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी,
ये एजेंसियों के भरोसे माहौल बनाया जा सकता है। मैं फिर कहता हूं, ये एजेंसियां आपको डेटा देगी, 5, 7, 10% वोट बैंक का एड ऑन कैसे किया जाए ये तरीका बताएगी, लेकिन आपकी छवि ही जब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों वाली बनाकर रख देगी या मुसलमानों के नेता की बनाकर रख देगी, तो फिर क्या होगा। और बीजेपी एक तरफा वार नहीं करती है। एक तरफ आपने छवि बना दी तृणमूल कांग्रेस के मुसलमानों के नेता की, और फिर मुसलमानों के वोट में विभाजन हो ये सुनिश्चित किया किसने? हुमायूं कबीर ने किया। ये सुनिश्चित किसने किया? ओवैसी ने किया। उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ। अब आपने एक बात ऐसी कह दी, सारी जगह मुसलमान रूठ गया, हुमायूं कबीर दोनों सीट पर कैसे जीत गया? ये बातें बहुत कुछ इसमें छिपी हुई हैं। हुमायूं कबीर कैसे जीत गया? वहां का मुस्लिम सीटें भी है, हो गया। कई और सीटें भी हैं जहां तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जितने वोट से हारे हैं उससे ज्यादा वोट हुमायूं कबीर के उम्मीदवारों ने लिया। यानी एक तरफ आप सिर्फ मुसलमानों, वो तभी तो कह रहा हूं, एक तरफा खेल नहीं खेलते। एक तरफ वो विपक्ष को मुसलमानों की पार्टी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कोशिश करते हैं कि मुसलमान एकजुट होकर उनको वोट न दे। अब अखिलेश यादव इससे कितना लड़ पाएंगे? अभी सुनने में आ रहा है कि नैरेटिव बनना सेट हो गया है, कई जगह खबर छपी है कि अखिलेश यादव अपने MY समीकरण को मजबूत कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं, ये बीजेपी का खेला शुरू हो गया। अभी बंगाल की जीत का खुमार उतरा भी नहीं है, मुख्यमंत्री भी बनाए भी नहीं गए हैं, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे ये तय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुसलमानों की पार्टी साबित करने का कुचक्र शुरू हो चुका है। और आप सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें कहते रहिए, आप ट्विटर पर बहुत सारी बातें कहते रहिए। अगर ट्विटर पर ही चुनावी जंग जीती जाती तो शायद 2017 और 2022 लगभग 9 साल से जो है वो अखिलेश यादव को विपक्ष में ना बैठना पड़ता। आप 30%, 32%, 33% वोट ले तो ले लेंगे आप, लेकिन बीजेपी जो 45% से ज्यादा लेने के काम कर रही है, अगर उस भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो आपको भी 45% वोट बैंक के लिए काम करना पड़ेगा। और इसके लिए इस देश की बहुसंख्यक आबादी को यह भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप सिर्फ एक धर्म की राजनीति नहीं करते। अगर ये भरोसा नहीं दिला पाएंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तो फिर उत्तर प्रदेश चुनाव में भी आपको यही हश्र देखने को मिलेगा। और शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 325 वाला अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आए। विपक्ष के पास कुछ बचाने के लिए बचेगा नहीं। हाँ, अच्छी अच्छी बात तो ये की अखिलेश यादव ने कि भाई ठीक है, एजेंसी से पिंड छुड़ा लिया, पल्ला झाड़ लिया। अब आप ग्राउंड जीरो पे अपने नेताओं के पास जाइए, जातियों का वो गुलदस्ता हर जिले में बनाने की कोशिश कीजिए जो मुलायम सिंह यादव ने बनाने की कोशिश की थी। लेकिन कितने कामयाब हो पाएंगे कह नहीं सकते। सामने लड़ाई नरेंद्र मोदी अमित शाह से है, और अब तो सुनील बंसल भी सुपर चीफ मिनिस्टर बन के उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम रख सकते हैं। जी चलिए, पहले इस खबर को यहीं विराम देते हैं। दर्शक देखें और बताएं हमें कि अखिलेश यादव का यह निर्णय कैसा है। क्या इस निर्णय से आप सहमत हैं या असहमत? हमें जरूर बताइए, हमें आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज मैं दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइए, आप ही बताइए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को क्या करना चाहिए। चमचों की एक फौज उतर गई है जो राहुल गांधी को भगवान बना रही है, अखिलेश यादव को भगवान बना रही है। लेकिन ये लोकतंत्र है, या तो आप ईवीएम से चुनाव लड़े नहीं, और लड़ते हैं तो ईवीएम से जीत हासिल करने की कोशिश कीजिए। हारने और बार बार हारने से आप लोकतंत्र में भगवान तो कतई नहीं बन सकते। कमेंट करके बताइएगा क्या करना चाहिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव को। नमस्कार।